अब तक की कहानी में आपने सुना कि यह कहानी बच्चे बंटी और उसकी माँ शकुन की है। उसकी मम्मी कॉलेज की प्रिंसिपल है और वह अपने पति से अलग रहती है। बंटी को अभी अभी पता चलता है कि उसके मम्मी पापा का तलाक होने वाला है, पर उसे तलाक का मतलब नहीं पता। उसे लगता है कि मम्मी पापा के बीच की लड़ाई को तलाक कहते हैं। वह सोचता है कि मम्मी पापा में वापस दोस्ती हो जाए तो पापा भी उनके साथ रहने लग जाएंगे। तो आगे की कहानी में देखते हैं कि क्या बंटी उनके बीच की लड़ाई को सुलझा पाता है या वो उनके तलाक को रोक पाएगा। तो शुरू करते हैं आपके बंटी का भाग 2। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदान में भी काले और भूरे कागज चिपका देती है। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो। रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी वह अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़े हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे। पर मम्मी सुनती है क्या कोई बात। बंटी चलो सो, और पकड़कर पलंग पर डाल देती है। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसीलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं, नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंखें बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और ना जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोक की परियां और पाताल लोक के नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पलंग या उड़ने वाले घोड़ा दे दे तो वह क्या करे। एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक से आए देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरेंगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को, इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाती सी फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब कुछ चीज़ें मिलती कहाँ हैं। सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने कभी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ हैं। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसी हो जाया करती हैं। टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी ही है। फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़ कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बना कर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं जाएगा। वहाँ उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा। पसीने से सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाँह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, यह तो चांदनी है ना। शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही हैं। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं के बुलंद नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से उठी मम्मी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिटपिटा गई। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहाँ करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं आप कब आए, पहले उनकी बात का जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अब भी तो जरा भी गर्मी नहीं है। और चाचा के इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज ही आया हूँ
तो समझ लो शहर में भी आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे? आँख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अब भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लगी है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया है। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया है लगता। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी बाहों के नीचे कुछ अंदर को धंसी हुई आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गई। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? झेंपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटे, मैं जाकर उन्हें भेज दूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वह तो हमेशा इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना ज़रूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ भेजते हैं। और शायद यही कारण है कि चाचा उसे अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी है। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी है। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी है। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। अच्छा। चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हो गए। पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह मुंह भी धोकर आई हैं। यूँ भी सोकर उठती हैं तो मम्मी का चेहरा बहुत ही ताज़ा ताज़ा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा बेटा तो बहुत गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहेंगी, पर फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप, और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप। जैसे एक अजीब सी उदासी वहाँ उतर आई। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं, तो कभी खिड़की की ओर। पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा बड़ा है, वहाँ तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एकटक ज़मीन ही देखे जा रही है, और वह है कि कभी मम्मी को देख रहा है तो कभी चाचा को। चाची जी अच्छी हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। ठीक हैं सब, कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी न हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं, एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतज़ाम नहीं किया, यूं भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अब भी गर्मी शुरू हो गई। यहाँ शाम को तो अभी बहुत अच्छा रहता है और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं, पर बंटी तक को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन टूट ही नहीं रहा।
उदासी छट ही नहीं रही। यह चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बहुत बातें करनी रहती हैं। शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं जाएंगे और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ न कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाएं तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे, टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता, अगर इन्हें कभी क्लास में बिठाना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन सजा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे हैं। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उसका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बांधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा होता रहा, वही चाचा आज चुप हैं। चुप ही नहीं, उदास भी हैं। आप कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊँगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बातें करनी थी तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिकी गई। हजारों सवाल उन आंखों में उलझ गए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा सा डर समाने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब वह जानने लगा है और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं उसे नहीं मालूम। उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, पर इस बार ज़रूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे ज़रूर मालूम है कि चाचा 1-2 दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिन के लिए बदल जाते हैं। कभी तो मम्मी इतना उदास हो जाया करती थी कि उससे बात करना भी बंद कर देती थी। साथ सुलाकर भी ना उसे प्यार से सहलाती, ना कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार कर रही थी। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं, मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फिराकर देखा, फूफी पर भी फिराकर देखा था, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में कुछ होता है। आज पता नहीं कैसी बात करेंगे। उसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास, इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नज़र मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई हैं, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं, पर चाचा हैं कि चुप। बोलते क्यों नहीं? बात करनी है तो करें बात। वहाँ खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहाँ तो लिखी हुई नहीं है। शकुन। चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसे मरी मरी आज निकल रही है आज उनकी। टकटकी लगाए लगाए मम्मी की आंखें जैसे पथरा गई हैं। बस मूर्ति की तरह वे बैठी हैं, मानो सांस भी नहीं ले रही हो। वह चाहता है कि अब इस सारी बात की कानूनी कार्यवाही भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात कहनी थी चाचा को, पर इसका मतलब वह तो पापा हैं, बात भी पापा की है। पर क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसीलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज़ भी सख्त हो गई है। वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह खुद शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उससे कहा था कि आने से पहले मिला नहीं। चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह भी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंद ली, जैसे बहुत बहुत थक गए हों। बस हो गई बात, इतनी सी बात करने आए थे। यह भी कोई बात हुई भला? आप कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफ़र की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को हो जाएंगी। ऐसी कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाल दी और ड्राइंग रूम के दीवान पर बिछा दी। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा जैसे बंटी को कह रही हूँ,
और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे या पता नहीं वे जैसे बात टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं है? यहाँ बैठे बैठे गुटर गुटर बातें सुन रहा है। भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछलकर पलंग में दुबक गया, पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर पूछा, चाचा क्या कह रहे थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुपती नज़रों से देखा कि वह भीतर तक सहम गया और खट से उसने आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों से भी वह उस चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई है। अब उसको सुलाकर मम्मी जागती रहेंगी। चाचा की कही हुई बात क्या इतनी बुरी थी? अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। कांपती थिरकती उंगलियां, उन उंगलियों के पोरों से झरझर कर जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। स्पर्श से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह शक्ति भी जरूर पिघल गई होगी। उसने धीरे से आंख खोली। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। आंख से शायद अभी अभी झर आंसू कनपट्टी को भिगोता हुआ बालों की लट में अटका है। मम्मी का आंसू। मम्मी को उसने उदास होते देखा है, गुस्सा होते और डांटते हुए भी देखा है, पर रोते हुए कभी नहीं देखा। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी। चाचा को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का आक्रोश घुलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला और अब कोई गंदी सी बात कहकर मम्मी शायद बहुत दुखी है। जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद ही पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वह सरक कर मम्मी से और सट गया, फिर अपनी छोटी सी बाँह मम्मी के गले में डालकर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनोहर के साथ, मुझे बताओ ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद ली। ढेर ढेर प्रश्नों का ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, जिसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जागा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी है, पर चाचा उस तरह की कोई बात कर ही नहीं रहे। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बात कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे। शायद वह बैठा है इसीलिए, पर वह जाएगा भी नहीं, बैठे ही रहेगा रात तक। रात को वह आंख मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा, जरा बताओ तो, कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही हैं मानो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वह ज़रूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोर पंख का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो उन्हें ही करनी है। कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो बाप रे। इस बात से ही मन भीतर तक काम गया। तभी भीतर से मन ने धिकारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महल में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते। आखिर हिम्मत करके बिना जरा सी आवाज़ किए पहले मोरपंखी के घने घने पौधों के पीछे आया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी, पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को इसी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही है शायद। कितना धीरे बोलती है मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अजीब बात है। शकुन? ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है। पर चाचा रुक क्यों गए? फिर सब चुप। शकुन,
ज़िंदगी चाहने का नाम नहीं। लो, अब आवाज़ इतनी धीरे कर दी कि ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा। बार बार ज़िंदगी ज़िंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही है, खूब धीरे बोल रही है, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे धीरे से कही हुई बात भी वह सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता वकील चाचा। उम्मीद तो न पहले थी न अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति उसका रुख देखकर। बच्चे पता नहीं बीच बीच में क्या बोलते जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बात करने लगे। एकाएक ख्याल आया, टीटू को ले आता, वह शायद सारी बात समझ लेता। पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है। यू नो शी इज़। अब बीच में पता नहीं यह किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम मंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर का लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे शायद बोलती बंद हो रही थी। अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए। भले ही बोले, पर ऐसी बात तो बोले जो समझ में आए। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लग रहा है कि आवाज़ खूब सख्त है। चेहरा भी जरूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे हौसला बढ़ रहा था। वह कुर्सी से एकदम सट गया। मैं क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्द ही कोई तारीख देने के। धत तेरे की, ये वकील चाचा भी एक ही घनचक्कर है। पापा मम्मी की बात के बीच में अपनी कचहरी तारीख जरूर लाएंगे। वकील की दुम। लो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी का मन हुआ वहाँ से सरक ले। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बताएं, कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे की ओर लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब हैं। बात करनी है सीधे तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या ज़रूरत है। अरे यह क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। बंटी के काटो तो खून नहीं, छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली गई हो। बंटी ने नज़रें झुका ली। जरूर मम्मी भी वैसे सख्त नज़रों से देख रही होंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार भी देख ले। उसकी आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहाँ का तहाँ जम गया। भीतर से बस एक ही धिक्कार उठ रही है, पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के लिए। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इसे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात घुमड़ने लगी है। आजकल बंटी जैसे उबर आया। मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले से लिपट जाए, कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी, क्या कर लेंगे आप। हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत ठीक नहीं है। फिर आवाज़ को बहुत मुलायम करके बोले, बंटी बेटे जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते, और बंटी तो बहुत अच्छा है। क्लास में इतने अच्छे नंबरों से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा, शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दें। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी? मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी के चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज़ भी बहुत उदास हो गई है लगता। मैं तो अपने पौधों को पानी दे रहा था मम्मी। रुआसी आवाज़ में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने की सफाई दी। अच्छा, पानी देते हो पौधों को? बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अब खेलने जाओ, अपने टीटी वीटी के साथ खेलो।
बंटी ने मन ही मन जीभ चिढ़ाया चाचा को। नाम तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहाँ से तीर की तरह भाग गया, कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे वहाँ बैठने की या कि उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा नहीं है। वह तो बस यूं ही बैठ गया था, रखे अपनी बात अपने पास। दौड़ते हुए ही चाचा के अंतिम वाक्यों को याद किया, जब धूरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है। ज़रूर इस धूरी में ही कोई बात है, तभी तो उसे भगा दिया। धूरी का मतलब क्या होता है? किससे पूछे? टीटू से ही पूछेगा। टीटू सचमुच बहुत सारी बातें जानता है जो वह नहीं जानता। उसके अम्मा पापा उसके सामने ही तो सारी बातें करते हैं, इसीलिए सब जानता है। धूरी भी जानता होगा। टीटू गुल्लेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पर बने घोंसले पर निशाना लगा रहा है। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है मुझे भी तेरे जैसे बंदूक दिला देंगे। बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुल्लेल से भी सीखा जा सकता है। मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदार हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आए। टीटू ने गुल्लेल में फंसकर कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से ज़मीन की और उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं। मम्मी और उनमें कोई बात हो रही है, ज़रूरी वाली। अभी बच्चों को उधर जाना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्गी अंदाज में बंटी ने कहा। ए टीटू, एक बात बताएगा? क्या? धूरी का क्या मतलब होता है रे? तू जानता है? धूरी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। कोई बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो कुछ गड़बड़ाया है वह यही है, और जैसे भी हो इसका मतलब जानना ही है। शब्द अर्थ की कॉपी लाऊं? शायद उसमें ही कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आ गया। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह एक लाइन है ना यार, सब धन धूरी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? तू जब चौथी में आएगा तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो गया। धूरी यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है? तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास आकर सरक कर बोला, जब एक बार धूरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कह रहा हो, समझ लो इतनी बड़ी बात है, बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? धत, पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है यह। इतनी बड़ी कि मैं और तू तो समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ पूछे। चाचा क्या बात कर गए हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिपकर बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का कौतूहल उसके अपराध बोध को और पुख्ता कर ही देगा। नहीं, उसे कुछ नहीं जानना। पर बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो उसके चारों ओर है, जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ते से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास है, पर अब किससे पूछे? उसके पास भी जादू का लैंप होता तो घिसकर जिन को बुलाता और सब पूछ लेता। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? और फिर धीरे धीरे कहानियों का जादुई माहौल उसकी पलकों पर उतरने लगा और वह सो गया। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यूँ घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज़ सवेरे पीछे से आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती दोपहर में लॉन में फैलकर पसर बैठ जाती थी
और शाम को बड़ी आलसी सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। एक दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी आते जाते रहते। फिर भी शकुन को लगता था कि समय जैसे ठहर कर जम गया है और जमे हुए समय की यह चट्टान न कहीं से पिघलती थी न टूटती थी, बस टूटती रही है। तो शकुन धीरे धीरे तिल तिल। यूँ तो पिछले 2-3 सालों से ही ठहराव का यह एहसास बराबर ही होता रहा है, पर इधर 1 साल से तो यह एहसास तीखा होते होते जैसे असह्य सा हो गया था। सामने खड़ी लंबी छुट्टियाँ और गर्मी के बेहद लंबे असल और उदास दिन, कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे जैसे समय गुजरने का एक अच्छा खासा बहाना खत्म हो जाएगा, वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की ही अहमियत रखता है। कॉलेज और कॉलेज के साथ जुड़ी अनेक समस्याओं की आड़ में वह कम से कम किसी में व्यस्त तो रहने का संतोष पा लेती है, वरना उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो क्षण भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके। बंटी यदि सिर के बल खड़ा हो गया तो उसी को लेकर वह उत्तेजित सा महसूस करती रहती। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया, कि वह किसी बात पर जिद करके रो दिया, या कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इस उम्र के बच्चे को नहीं पूछनी चाहिए, तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती है। हालांकि भीतर ही भीतर वह भी जानती है कि इसमें से कोई भी बात उसे सही अर्थों में उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में ही वह थक जाती है। केवल थक ही नहीं जाती, एक प्रकार से टूट जाती है। पर कल वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज जिसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उसने उसे भीतर से जैसे पूरी तरह से झंझोर दिया। हालांकि वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कल की बात में ऐसा क्या नया था जिसे लेकर वह इतनी परेशान या विचलित हो रही है। एक बहुत बहुत पुरानी समाप्त प्राय सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है। फिर भी वह कुछ है कि सारी बात को वह बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह से मत दिया गया है। जल्द ही मैं आपके सामने आपके बंटी का भाग 3 लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।